हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। और आज मैं आपके सामने आया हूँ एक नए से टॉपिक के साथ, एक कुछ क्वेश्चंस की सीरीज के साथ यहाँ पे आपके सामने आया हूँ। और जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जैसे कि रेलवे, एसएससी या यूपीएससी या यूकेएससी, जो भी एग्जाम्स होते हैं उनके उनकी दृष्टि से कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो फ्रेंड्स, देरी नहीं करते हैं, शुरू कर देते हैं अपने टॉपिक को। यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी मानी जाती है। किसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। हम इसको आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। क्या है 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं, या 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री अक्षांश, या फिर 23.5 डिग्री देशांतर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का कहा जाता है। और इस 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही से ही क्या होता है, डेट का जो है निर्धारण होता है। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल में जाकर के वो वीडियो पूरा इसमें समझाया हुआ है, ये सभी अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम ज्यादा नहीं बताएंगे, केवल क्वेश्चंस को ही ज्यादा सॉल्व करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, प्रधान यामोत्तर कहते हैं। प्रधान यामोत्तर किसे कहा जाता है। प्रधान यामोत्तर 0 डिग्री अक्षांश को, 23.5 डिग्री अक्षांश को, या देशांतर 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है, या 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है प्रधान यामोत्तर। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान यामोत्तर कहा जाता है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पे ये अगर पृथ्वी है तो यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर रेखा बीचों बीच हॉरिजॉन्टल शेप में डाली हुई जो लाइन होती है, बिल्कुल बीचों बीच की लाइन जो पृथ्वी को दो भाग करती है हॉरिजॉन्टल में, ऐसी खड़ी वाली लाइन, उसको हम 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। और फ्रेंड्स ये 0 डिग्री देशांतर रेखा समय का निर्धारण करती है। किसका करती है, समय का निर्धारण। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा में मतलब प्रधान यामोत्तर का क्या कार्य होता है। तो इसका कार्य होता है ये समय का निर्धारण करता है। आप इधर क्या है, इधर पूर्व दिशा है और इधर पश्चिम दिशा है। तो फ्रेंड्स यदि देशांतर रेखा संख्या में 360 होते हैं, यानी 180 इधर और 180 इधर, 360। तो यहाँ पर हम बात करें, अगर हम पूर्व में देशांतर रेखाओं को पार करते करते चलते हैं तो समय बढ़ता जाता है फ्रेंड्स। और यदि पश्चिम में 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर से पश्चिम की ओर जाते हैं तो टाइम घट जाता है। और प्रत्येक देशांतर को पार करने में 4 मिनट घट जाते हैं, या फिर 4 मिनट बढ़ जाता है। उधर जाएंगे पूर्व में तो 4 मिनट बढ़ जाएगा, और इधर जाएंगे पश्चिम में तो 4 मिनट घट जाएगा। और ये क्या करता है, समय का निर्धारण करता है फ्रेंड्स। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, यहाँ पर अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, भूगोल के जनक कौन कहे जाते हैं। ज्योग्राफी के जनक किसे कौन कहे जाते हैं। किसको भूगोल का जनक किसको कहा जाता है। रेटजेल, हम्बोल्ट एवं रिटर, एरेटास्थनीज और पॉलिडोनियम किसको कहा जाता है फ्रेंड्स, इनमें से बताना है। भूगोल शब्द ज्योग्राफिया शब्द का जो मतलब आविष्कारक हैं, जिन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफिया शब्द का प्रयोग किया था, वो थे एरेटास्थनीज। इसलिए भूगोल का जनक भी एरेटास्थनीज को ही माना जाता है। ज्योग्राफिया जो शब्द था वो जियो और ग्राफिन से मिलकर के बना हुआ था। यानी जियो का मतलब हो गया ब्रह्मांड और ग्राफिन का मतलब हो गया वर्णन करना, अर्थात ब्रह्मांड का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। सबसे पहले ये डेफिनेशन दी थी एरेटास्थनीज महोदय ने। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ ऑप्शन और दिख रहे हैं आपको। रेटजेल, ये भी भूगोल से ही संबंधित है। और ये रेटजेल कौन है, तो ये मानव भूगोल के जनक है, ह्यूमन ज्योग्राफी के जनक कहे जाते हैं रेटजेल। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर यदि हम बात करें, जो आधुनिक भूगोल है, नया भूगोल का नया स्वरूप है, वो जब आया था तो उसके जनक थे हम्बोल्ट एवं रिटर।
आधुनिक भूगोल के जनक कहे जाते हैं हम्बोल्ट एवं रिटर। इसके बाद अगर गणितीय भूगोल आएगा तो उसके जनक थेल्स और पाइथागोरस को माना जाता है गणितीय भूगोल के जनक, और पॉलीडोनियम को भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी के जनक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इतने क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुए। ज्योग्राफिया शब्द किसने दिया? भूगोल के जनक कौन है? एराटोस्थेनीज। मानव भूगोल के जनक कौन है? रैटजेल। मानव भूगोल के जनक रैटजेल। हम्बोल्ट एवं रिटर क्या है? ये आपके हो गए आधुनिक भूगोल के जनक, और पॉलीडोनियम हो गए आपके भौतिक भूगोल के जनक। फ्रेंड्स मानव भूगोल, भौतिक भूगोल, ये दो प्रकार के जो ज्योग्राफी है वो दो प्रकार में डिवाइड होते हैं। और जो मानव भूगोल है वहां पर हम पृथ्वी में पाए जाने वाले जो पृथ्वी के अधिवास हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो नगरीय क्षेत्र है, प्रमुख क्रियाकलाप है, या फिर उद्योग धंधे हैं, नगरीकरण है, वैश्वीकरण है, पश्चिमीकरण है, उदारीकरण है, इन नीतियों का हम यहाँ पर क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं मानव भूगोल में। और भौतिक भूगोल में पृथ्वी की संरचना, बनावट, स्थल रूप और विभिन्न प्रकार की वर्षा और मौसम संबंधी जानकारियां और विभिन्न प्रकार के जो पर्यावरण संबंधी जो फैक्ट्स है उनका अध्ययन हम भौतिक भूगोल में करते हैं। तो फ्रेंड्स उसके जनक कौन है? भौतिक भूगोल के पॉलीडोनियम है। तो यहाँ पे ये कितने क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत शैलें हैं। सबसे ज्यादा मात्रा में पृथ्वी के धरातल पर कौन सी शैलें पाई जाती है? तो सबसे पहले हम बात करें धरातल पर कौन सी शैलें पाई जाती है, तो वो है अवसादी शैलें। फ्रेंड्स 75% 75% मात्रा में धरातल पर अवसादी शैलें विस्तृत है। तो अवसादी शैलें, इसका निर्माण कैसे हुआ फ्रेंड्स? तो इसका निर्माण आग्नेय शैलों से होता है। आग्नेय शैलों के विघटन से, टूटने से, आग्नेय शैलों की अपक्षय से, अपर्दन क्रिया से अवसादी शैलों का निर्माण होता है। क्या होता है? आग्नेय शैलें धरातल पर सबसे पुरानी शैलें मानी जाती है, सबसे प्राचीन शैलें मानी जाती है और सबसे ही कठोर शैलें मानी जाती है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जो इन शैलों को तोड़ देते हैं, इन शैलों को टूटने के लिए विवश कर देते हैं, जैसे कि वर्षा, जैसे कि तापमान, जैसे कि नदी का अपर्दन, नदी का जो घर्षण है उससे भी ये शैलें टूट जाती है। कौन सी शैलें? आग्नेय शैलें। और वो टूट करके जहां पर अवसाद जमा होते, नदी के द्वारा बहा करके ले जाए गए अवसाद जहां पर इकट्ठा हो जाते हैं तो उनको अवसादी शैलें कहते हैं। मतलब वर्षा हुई, शैलें टूटी और वो शैलें बह करके नदियों में प्रवेश करती है या किसी एक स्थान पर इकट्ठा हो जाती है, उसको हम अवसादी शैलें कहा जाता है। और पृथ्वी के सबसे ज्यादा मात्रा में इसमें अवसादी शैलें मिलती है। उसके बाद आग्नेय शैल और अवसादी शैलों से ही क्या बनता है? रूपांतरित शैल, जिसको हम कायांतरित भी बोलते हैं। ये दोनों एक ही है फ्रेंड्स, ये कायांतरित या रूपांतरित। तो शैल होते हैं तीन प्रकार के, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित या रूपांतरित। यहाँ पे हम बात कर ले आग्नेय शैलों में ग्रेनाइट की जो चट्टान है वो आग्नेय शैलों के अंतर्गत आती है, या बेसाल्ट की जो चट्टान है वो आग्नेय शैलों के अंतर्गत आती है फ्रेंड्स। उसके बाद हम बात करें जो अवसादी शैल है उसमें डोलोमाइट, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर आदि यहाँ पर कुछ शैलें मुख्य रूप से अवसादी शैलों के कुछ उदाहरण हैं। उसके बाद हम कायांतरित और रूपांतरित शैलों के कुछ उदाहरण बताएंगे। तो ये हैं आपके संगमरमर या फिर नीस। संगमरमर और नीस जो है वो कायांतरित और रूपांतरित शैलों के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन में बहुत बार आते हैं फ्रेंड्स कि किसी एक आग्नेय शैल का नाम बता दीजिए, या फिर आग्नेय शैल कौन सी शैल है, कोई एक 4 ऑप्शन में दे देगा। ग्रेनाइट, उसके अलावा कुछ अवसादी शैलों के उदाहरण दे देगा, आपको सेलेक्ट करना होगा आग्नेय शैल कौन सा है। तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय शैल, ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट। अवसादी शैल चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, खड़िया वगैरह जो भी ये हैं अवसादी शैल कहे जाते हैं। रूपांतरित हुए ये आपका संगमरमर हो गया और नीस हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये शैल वाला जो चैप्टर है ये भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। अभी तक जिसने वो वीडियो नहीं देखी है कृपया चैनल पर विजिट कीजिए और उस वीडियो को भी देख लीजिए। तीनों प्रकार के शैलों का वर्गीकरण, तीनों प्रकार के शैलों का टाइप्स वहां पर मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे इतने सारे क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर।
हेलो फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका में है, दक्षिणी अमेरिका में है, यूरोप में है और या एशिया में है? तो फ्रेंड्स जल्दी से बताइए, आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? यह एक उष्ण मरुस्थल, एक गर्म मरुस्थल है, जो कि आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। तो आटाकामा मरुस्थल जो है एक कैसा मरुस्थल है? बहुत ही ज्यादा शुष्क मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल। और इसके अलावा जो सबसे जिसका क्षेत्रफल बड़ा है विश्व में, ऐसा मरुस्थल जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है आपका सहारा। सहारा फ्रेंड्स, सहारा क्या है? सबसे विस्तृत मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल है, 84,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और ये सबसे इतना इसका क्षेत्रफल है, 84,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और ये क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो कहां पर है फ्रेंड्स? ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और इसके बाद कुछ उष्ण मरुस्थल, कुछ शुष्क मरुस्थल की बात करें तो भारत की बात करें तो भारत में जो आपका सबसे बड़ा मरुस्थल कह सकते हैं, या सबसे गर्म मरुस्थल भी उसको कह सकते हैं, वो है आपका थार, जो कि आपका भारत के राजस्थान राज्य में पड़ता है। भारत के राजस्थान राज्य में थार का जो मरुस्थल है, वहां पर सबसे ज्यादा गर्मी है और सबसे ज्यादा वहां पे जनसंख्या विरल मात्रा में पाई जाती है। और इसकी विशेषता यह है कि वर्षा भी भारत में सबसे कम जो होती है तो वो राजस्थान में ही होती है। फ्रेंड्स थार जो है राजस्थान में स्थित है, भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल कह सकते हैं, या सबसे उष्ण मरुस्थल भी इसको कह सकते हैं। उसके बाद यदि हम पूरे एशिया महाद्वीप की बात करें तो सबसे एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अगर आकार में देखा जाए तो एशिया महाद्वीप में फ्रेंड्स गोबी मरुस्थल जो है वो आपका सबसे बड़ा है। ये चीन के मंगोलिया प्रांत में स्थित है। मंगोलिया फ्रेंड्स, चीन के मंगोलिया प्रांत में गोबी मरुस्थल स्थित है, जो क्या है? एक ठंडा मरुस्थल है। ये आपका गर्म नहीं है बल्कि एक ठंडा मरुस्थल है। और इसके अलावा ठंडा मरुस्थल भारत में भी पाया जाता है। जो थार तो गर्म है, लेकिन ठंडा क्या है? लद्दाख जो है वो ठंडा मरुस्थल है, और ये आपका जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर काराकोरम की श्रेणी में, काराकोरम जो आपका दर्रा पड़ता है जम्मू कश्मीर में, तो चोटी है काराकोरम श्रेणी की, वो वहां पर आपका क्या है? लद्दाख जो है एक ठंडा मरुस्थल भारत में स्थित है। और इसके बाद हम अगर बात करें तो चीन में एक उष्ण मरुस्थल है जिसका नाम है तकला मकान मरुस्थल जो है वो आपका कहां पर है? चीन में स्थित है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अगर आकार में देखा जाए तो वो सहारा है। और ये कैसा मरुस्थल है? एक उष्ण मरुस्थल, एक गर्म मरुस्थल है, जो दुनिया का सबसे गर्म और इसको हम बोल सकते हैं सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा मरुस्थल कह सकते हैं सहारा मरुस्थल को, जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। उसके बाद हम बात करें भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार। ये कहाँ पे? भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। उसके बाद हम बात करें तकला मकान जो है, ये कहां पर है? चीन में। ये भी एक उष्ण मरुस्थल है। यहाँ पे गोबी पूरे एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत में थार है, दुनिया में सहारा है, और एशिया महाद्वीप में बात करें तो गोबी है, जो एक ठंडा मरुस्थल है, मंगोलिया में पड़ेगा आपका। और लद्दाख एक भारत का एक ठंडा मरुस्थल है। बताइए कि निम्नलिखित में से भारत का एक ठंडा मरुस्थल है, और उसका आंसर रहेगा आपका लद्दाख। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ मरुस्थल आपको डिस्कस किए हैं। इसके बाद अच्छे से आपके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैं लेके आऊंगा बाद में सेपरेट वीडियो बना करके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लगातार ऐसी वीडियो मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, जो कि कुछ पेपर्स में से आए हुए क्वेश्चन ही होते हैं, और उसको मैं डीपली डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इतने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।